दोस्तों, आज जो कहानी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो अब तक की बहुत ही ज्यादा प्यारी और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस कहानी को देखने के बाद आप इस पूरी मूवी को देखने के लिए एक बार ढूंढोगे जरूर। तो इस कहानी का नाम है द ओलिवर ट्विस्ट। तो चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है सन 1885 के लंदन शहर के पास के एक छोटे से कस्बे की। कहानी की शुरुआत में हम ओलिवर नाम के एक अनाथ बच्चे को देखते हैं जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो वह एक अनाथालय में रहता है और आज उसका 9वां जन्मदिन है। तो अब वह वहाँ के एक नियम के तरीके से बड़ा हो चुका है और अब उसे उस अनाथालय में रहने के लिए बाकी बच्चों की तरह कोई ना कोई काम करना ही होगा। और फिर इसी वजह से अगले ही दिन उसे कुछ काम सिखाने के लिए उसे एक फैक्ट्री में लेकर आया गया। और वहाँ पर ओलिवर देखता है कि उसी की तरह और भी बच्चों को वहाँ पर काम सिखाया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ओलिवर देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को भरपेट खाना नहीं दिया जाता और उन्हें ज्यादातर समय खाली पेट ही रहना पड़ता है। और इसी दुख के कारण उन्हें रात में ठीक से नींद भी नहीं आती। और फिर कुछ ही दिन ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ बच्चे इकट्ठे होकर ये फैसला करते हैं कि उनमें से कोई एक बच्चा जाकर अनाथालय के अधिकारी से खाने के बारे में बात करेगा। लेकिन आखिर वह बच्चा होगा कौन? बस इसे ही तय करने के लिए उन्होंने आपस में एक लॉटरी का गेम खेला जिसमें कि सबसे छोटी रस्सी पकड़ने वाले को ये काम करना पड़ेगा। और फिर उस गेम में ओलिवर का नाम आ जाता है। जिसके बाद उस दिन खाना खाने के बाद ओलिवर सीधा उठकर उस अधिकारी के पास जाता है और उसे खाने की समस्या के बारे में बताता है। लेकिन उसकी बात सुनकर तो वो अधिकारी बहुत ही ज्यादा भड़क गया और ओलिवर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। और फिर कुछ ही समय में ये खबर पूरे अनाथालय में फैल गई। जिसके बाद अनाथालय के बड़े अधिकारियों ने ओलिवर को खाना और मांगने की वजह से सजा के तौर पर 7 साल के लिए एक शबरी नाम के आदमी के पास भेजने का फैसला किया। उसे वहाँ पर उस शबरी नाम के आदमी के सारे आदेशों को मानना होगा और जिसके बदले ओलिवर खाने और रहने की जगह मिलेगी। अब सबरी नाम के आदमी के घर पे आने पर ओलिवर उसके घर के सारे काम करने लगता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं क्यों उस सबरी नाम के आदमी की जो वाइफ होती है ना, वो हमेशा ही ओलिवर से चिड़ी हुई होती है और उसे ओलिवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और उनका कहना था कि ओलिवर बहुत ही नालायक और आलसी लड़का है। मिस्टर सबरी के घर पर एक और लड़का भी काम करता है जिसका नाम नोआ है। और नोआ यहाँ पर ओलिवर से कुछ साल बड़ा है और नोआ भी वहाँ पर ओलिवर किसी भी सूरत में वहाँ पर नहीं देखना चाहता है। और वह हमेशा ही बिना किसी वजह के उससे नफरत करता है और वह उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। एक दोपहर खाने की मेज पर नोहा ओलिवर के माँ के ऊपर कुछ गलत कमेंट करता है जिसे सुनकर ओलिवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपना आपा खोकर उसे पीटने लगता है। और फिर इन दोनों की काफी हाथापाई हो जाती है। लेकिन जब मिस्टर सबरी की वाइफ वहाँ पर आती है तो वह बिना ओलिवर की बात सुने इस सब का जिम्मेदार ओलिवर को ही ठहराती है। जिसके बाद उस रात मिस्टर सबरी ने ओलिवर को खूब पीटा। और इस घटना के बाद ओलिवर एक बात तो समझ ही चुका था कि वह ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रह सकता और उसने तभी यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। और अगली सुबह वह बिना किसी को बताए वहाँ से भाग जाता है। और काफी दूर तक पैदल चलने के बाद उसे एक मील का पत्थर दिखता है जिस पर लिखा होता है कि लंदन यहाँ से 70 मील की दूरी पर है। और फिर उस पत्थर को देखकर ओलिवर फैसला करता है कि वह इसी रास्ते पर चलकर लंदन पहुंचेगा। जिसके बाद वह धीरे धीरे रास्ते पर आगे चलता गया। दरअसल उसने घर छोड़ने से पहले अपने लिए कुछ खाने का सामान पैक कर लिया था, लेकिन वो भी धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ही खत्म हो जाता है। और अब बहुत भूख लगने पर ओलिवर रास्ते में पड़ने वाले एक घर की तरफ गया। लेकिन उस घर के मालिक ने उसे भिखारी समझकर उसे डांट फटकार के भगा दिया। जिसके बाद ओलिवर भूखा प्यासा ही उस रास्ते पर आगे चलता गया और वह कुछ दूर तक ही चल पाया होगा कि बीच रास्ते में ही वो बेहोश हो गया। लेकिन वहाँ से कुछ दूर पर एक औरत ने ओलिवर को वहाँ पर बेहोशी की हालत में गिरते हुए देख लिया था और फिर वो उसे अपने घर ले आई। उस बूढ़ी औरत ने ओलिवर की रात भर सेवा की। अब अगले दिन ओलिवर जब कुछ ठीक हो गया तो वो एक बार फिर से लंदन के सफर पे पैदल ही निकल गया। और ठीक 1 हफ्ते तक पैदल चलने के बाद वो आखिरकार लंदन पहुंच ही गया। लेकिन 1 हफ्ते तक लगातार भूखे प्यासे चलने के कारण ओलिवर का शरीर काफी कमजोर हो गया था और इतनी दूर तक पैदल चलने की वजह से उसके पैरों में भी छाले पड़ गए थे। और यहाँ पर वो सड़क के किनारे काफी बुरी हालत में पड़ा होता है। तभी उसे इस हालत में देखकर एक डॉजर नाम का लड़का आया जो लगभग उसी की उम्र का होगा। लेकिन वो अपने पेशे से एक चोर है और वो सारा दिन बस बाजार में घूम घूम कर वहाँ पर छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। अब ओलिवर को इतनी बुरी हालत में देखकर डॉजर उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। और उसके घर में पहुंचने पर ओलिवर देखता है कि वहाँ पर उसकी उम्र के और भी कई बच्चे होते हैं और ये बच्चे भी डॉजर की तरह ही चोरी करने का काम किया करते हैं। और इस घर में एक बूढ़ा आदमी भी होता है
जिसका नाम है फैगिन। और फैगिन यहाँ पर इन सारे बच्चों की देखभाल भी करता है, उनके खाने पीने का सारा ध्यान रखता है और इसी के बदले में वो सारे बच्चे जो भी चोरी करके लाते हैं वह सभी माल फैगिन को दे देते हैं। और बच्चों के साथ साथ इस घर में 2 जवान लड़कियां भी रहती हैं, जिनसे फैगिन सेक्स प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता है। अब धीरे धीरे डॉजर, फैगिन और बाकी सारे बच्चे मिलकर ओलिवर को भी अपनी ही तरह चोरी करना सिखाते हैं। और इधर ओलिवर को भी ये जगह काफी अच्छी लगती है, क्योंकि सभी के सभी बच्चे उसी के हम उम्र के होते हैं और कुछ तो वहाँ पर उसके दोस्त भी बन गए हैं। और अब तो उसे रहने खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन सभी बच्चों के मुकाबले ओलिवर काफी शांत स्वभाव का होता है, जिसकी वजह से बाकी के बच्चे उससे काफी चिढ़ते हैं। और इसके बाद वो दिन भी आया जब डॉजर ओलिवर को अपने साथ शहर ले गया, जहाँ पर वो उसे चोरी करना सिखा सके। और वो लोग वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि एक किताबों की दुकान पर एक आदमी बड़ा ही मगन होकर किताब पढ़ रहा होता है। और तब वहाँ पर डॉजर और उसका दोस्त धीरे धीरे उसकी जेब से उसका सामान निकालने लगे। और पीछे खड़ा हुआ ओलिवर, जो कि आज चोरी करने नहीं बल्कि देखने आया होता है, वो उन्हें ऐसा करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन तभी चोरी करते वक्त उन्हें उस दुकान का मालिक ने देख लिया। तब डॉजर और उसका दोस्त तो वहाँ से भाग लिए, लेकिन डर की वजह से ओलिवर वहीं पर खड़ा हुआ देखता रह गया। और जब उस बूढ़े आदमी नजर ओलिवर पड़ी तो उसे लगा कि ओलिवर ही चोर है, तो वो उसके पीछे भागा और उस आदमी को देखकर वहाँ आसपास के लोग भी चोर चोर चिल्लाकर ओलिवर के पीछे बढ़ गए। तभी भीड़ में से एक आदमी ने ओलिवर जब भागते हुए देखा तो उसने वहाँ पर सामने आकर ओली के मुंह में एक जोर का घूंसा मार दिया, जिससे ओलिवर जमीन पर गिर गया और वहीं पर पकड़ा गया। और वो बूढ़ा आदमी जिसकी चोरी हुई है उसका नाम मिस्टर ब्राउनलो होता है। और यहाँ पे मिस्टर ब्राउनलो पुलिस की मदद से ओलिवर को अदालत तक लेकर आते हैं और वह उसे सजा दिलाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पब्लिक ने मिलकर ओलिवर को इतना मारा था कि वह बेचारा ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तब यहाँ पर कोर्ट ने ओलिवर को 3 महीने की सजा सुनाई। लेकिन तभी वहाँ पर उस दुकान का मालिक आ गया, जिसने डॉजर को और उसके दोस्तों को चोरी करते हुए देखा था। और वहाँ पर वह दुकान का मालिक अदालत में गवाही देता है कि ओलिवर बेकसूर है। और अब सच्चाई जानने के बाद मिस्टर ब्राउनलो को काफी बुरा लगा और उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए वह ओलिवर को उठाकर अपने घर ले आए, जिसकी हालत अब भी काफी खराब है। और अब इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैगिन डॉजर और उसके दोस्तों पर काफी गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि वो लोग ओलिवर को वैसी हालत में छोड़कर आ गए। फिर तभी वहाँ पर गेट से एक बिल नाम का आदमी आ गया और यहाँ पर फैगिन और वो सारे बच्चे असल में उसी के लिए काम करते हैं। अब बिल को जैसे ही ओलिवर के बारे में पता चला तो उसने नैन्सी को ओलिवर की बहन बनाकर अदालत में पूछताछ करने के लिए भेजा। और वहाँ पर नैन्सी को पता चला कि कोई मिस्टर ब्राउनलो नाम का आदमी ओलिवर को अपने साथ अपने घर ले गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो के घर पर उनके साथ होता है। और यहाँ पर मिस्टर ब्राउनलो और उनकी पत्नी दोनों ने ही ओलिवर की काफी ख्याल रखा और कुछ ही दिनों में ओलिवर बिल्कुल ठीक भी हो गया था। अब तो वह घर के कामों में मिसेस ब्राउनलो के काम में भी हाथ बटाने लगा था। और अब यहाँ पर ओलिवर का स्वभाव देखकर मिस्टर ब्राउनलो ने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि उन दोनों का भी इस दुनिया में और कोई नहीं था। और धीरे धीरे यहाँ पर ब्राउनलो ने ओलिवर को अपने बेटे की तरह मान लिया और उन दोनों ने ओलिवर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। और अब ओलिवर पूरे परिवार के साथ अच्छे तरीके से घुलने मिलने लगा है। और अब कुछ हफ्ते तो अच्छे तरीके से गुजरे, लेकिन फिर एक दिन मिस्टर ब्राउनलो ने कुछ किताबें और पैसे देकर ओलिवर को उसी किताबों वाली दुकान में भेजा। और इतने दिनों तक अपनी पुरानी जिंदगी को एकदम भुला चुका ओलिवर वहाँ पर अकेले ही पहुँचा। लेकिन नैन्सी और बिल उसके ऊपर बहुत दिनों से नजरें गड़ा के बैठे थे। और आज जैसे ही उन्होंने ओलिवर को अकेला देखा, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपने पुराने अड्डे पर ले आए। और वहाँ पर फैगिन और सभी बच्चे ओलिवर के नए कपड़ों देखकर उसके ऊपर हंसने लगे और वहाँ पर वो लोग उसका काफी मजाक भी उड़ाने लगे। और फिर फैगिन ने ओलिवर से वो किताबें और पैसे भी छीन लिए। तब ओलिवर वहाँ पर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे मेरी किताबें और पैसे वापस कर दो, वरना मिस्टर ब्राउनलो ये सोचेंगे कि मैं उनके पैसे लेकर भाग गया। लेकिन वहाँ पर किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी और फिर ओलिवर ने वहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन फैगिन ने उसे तुरंत धर दबोचा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद अगली सुबह फैगिन ओलिवर के लिए ढेर सारा नाश्ता लेकर आया और वो बातों में ओलिवर से कहने लगा कि कहीं तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो नहीं। दरअसल यहाँ पर इन सभी को डर होता है कि ओलिवर पुलिस के सामने उनका भेद ना खोल दे, और उसका मुंह बंद करने के लिए उसे हमेशा के लिए इस कमरे में बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर जब बिल को यह बात पता चली कि मिस्टर ब्राउनलो इस शहर के काफी अमीर आदमी है, तब उसने मन बना लिया कि वह ओलिवर के जरिए मिस्टर ब्राउनलो के घर पर चोरी करवाएगा, जिससे कि ओलिवर भी ब्राउनलो की नजरों में एक अपराधी बन जाएगा और कभी भी उनके पास वापस जाने की जिद नहीं करेगा।
अब एक रात बिल ओलिवर के साथ बाहर निकला और वह वहाँ पर अपने दोस्त टोबी से मिला। फिर टोबी और बिल ने अपनी अपनी बंदूक उठाई और मिस्टर ब्राउनलो के घर की तरफ चल दिए। जब ओलिवर को इस बात की भनक चल लगी तो वह उन दोनों के सामने काफी गिड़गिड़ाया, यहाँ तक कि वो वहाँ पर उनके हाथ पैर भी जोड़ने लगा। लेकिन बिल ने ओलिवर को एक घर की छोटी सी खिड़की से जबरदस्ती अंदर घुसा दिया और उससे कहा कि अंदर से जल्दी से हमारे लिए दरवाजा खोलो। पर ओलिवर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था और इसलिए वो दरवाजा खोलने के बजाय मिस्टर ब्राउनलो को बुलाने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगा। लेकिन तभी बिल ने बंदूक निकालकर उसे गोली मारने की धमकी दी, जिससे डर के मारे मजबूरी में ओलिवर को दरवाजा खोलना ही पड़ा, जिसके बाद वह दोनों ही घर के अंदर दाखिल हो गए। तब उनकी आवाज सुनकर मिस्टर ब्राउनलो और उनकी पत्नी बंदूक हाथ में लेकर अपने कमरे से निकले और नीचे की तरफ आने लगे और यह देखकर ओलिवर काफी ज्यादा डर गया। आगे था तो एक छोटा सा बच्चा ही। और फिर वह मिस्टर ब्राउनलो की तरफ भागा और इसी बीच बिल ने ओलिवर के ऊपर बंदूक चला दी और गोली लगते ही ओलिवर फर्श पर आ गिरा। तब मिस्टर ब्राउनलो ने भी दूसरी तरफ से बंदूक चलाकर बिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से ओलिवर को वहाँ से लेकर भागने में कामयाब रहा। तब यहाँ पर रास्ते में बिल टोबी से कहता है कि वो ओलिवर को जान से मार डालेगा ताकि आगे चलकर ओलिवर उन दोनों के लिए खतरा न बन सके। और इसी बीच बिल का पैर फिसला और वो पास ही के तालाब में जाकर गिर गया। तब यहाँ पर टोबी बिल को वहीं पर छोड़कर ओलिवर को अपने साथ लेकर फैगन के पास पहुंचा और ओलिवर को ऐसी हालत में देखकर नैन्सी और फैगन दोनों ही घबरा गए और दोनों ने ही उसकी रात भर पट्टी की और अगली सुबह बिल भी किसी तरीके से घर आ पहुंचा। लेकिन तालाब में रात भर भीगने की वजह से उसकी आज तबीयत भी खराब हो गई थी और यहाँ पर वह बिस्तर में पड़े पड़े काफी गुस्से में फैगन से कह रहा होता है, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद मैं सबसे पहले इस ओलिवर के बच्चे को ही ठिकाने लगाऊंगा ताकि आगे चलकर यह लड़का हमारे लिए कोई भी मुसीबत खड़ी ना कर सके। अब ये सारी बातें नैन्सी ने सुन ली और वह नहीं चाहती थी कि ओलिवर को यह लोग किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि वह सच में ओलिवर को अपना भाई मानने लगी है। अब एक दिन नैन्सी बिल को कॉफी में काफी सारी नींद की गोलियां मिलाकर पिला देती है और घर से बाहर निकलकर अकेले ही मिस्टर ब्राउनलो से मिलने के लिए चली गई, लेकिन अपने घर पर वह नहीं मिले। तब नैन्सी ने उनकी पत्नी को बताया कि ओलिवर बिल्कुल ही निर्दोष है और वह इस वक्त काफी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है और अगर आप उसे इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं तो मिस्टर ब्राउनलो से कहना कि मुझसे आधी रात के बाद में लंदन ब्रिज पर आकर के मिले, मैं उन्हें ओलिवर से जुड़ी पूरी बातें बताऊंगी। अब इसके बाद उसी रात को बिल और फैगन के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब नैन्सी मिस्टर ब्राउनलो से मिलने के लिए जैसे ही निकलने लगती है तभी वहाँ पर बिल उससे कहता है कि इतनी रात को तुम आखिर कहाँ जा रही हो। तब नैन्सी उससे कहती है कि मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ा बाहर टहलने के लिए जा रही हूँ। पर बिल ने नैन्सी को बाहर जाने से मना कर दिया, लेकिन नैन्सी को इतना जिद करता हुआ देखकर फैगन को उसके ऊपर कुछ शक होने लगा और उसने डॉजर को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा। जिसके बाद उसी रात में नैन्सी सभी से छुपकर लंदन ब्रिज पर जाके पहुंच गई और मिस्टर ब्राउनलो से मिलकर उन्हें सारी बातें बता दी और साथ ही में बिल और फैगन की चोरी चकारी वाली सारी बातें भी बता दी। और नैन्सी ने कहा कि फैगन के घर पहुंचकर आपको वहां पर एक कमरा मिलेगा, बस वहीं पर ओलिवर को उन लोगों ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। अब ये सब सुनकर मिस्टर ब्राउनलो जल्दी से पुलिस के पास जाने के लिए निकले, लेकिन यहाँ पर डॉजर दूर खड़ा था। नैन्सी की मुलाकात मिस्टर ब्राउनलो होते हुए देख लेता है और वह फौरन ही आकर फैगन और बिल को सारी बातें बताता है और ये बात सुनकर बिल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नैन्सी जैसे ही घर पर आती है वो उसे काफी गुस्से में पीटना शुरू कर देता है और वो उसे इतना ज्यादा मारता है कि उसकी वहीं पर जान चली जाती है। अब इसके बाद अगले दिन नैन्सी के मरने की खबर पुलिस को मिली और उनका पूरा शक बिल के ऊपर था और इसके दूसरी तरफ मिस्टर ब्राउनलो पुलिस को सारी बातें बता देते हैं जो भी उन्हें नैन्सी से पता चली थी और फैगन और उसकी सारी काली करतूतों की खबर अखबारों में छप गई और फैगन ये सुनकर सारे बच्चों को लेकर दूसरे शहर जाने की तैयारी में लग गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल नैन्सी को मारने के बाद शहर छोड़कर दूर जाने लगा, लेकिन बीच रास्ते में सोचता है कि इन सारी मुसीबतों की जड़ तो वो ओलिवर है और उसने वहाँ पर फैसला किया कि वो उस ओलिवर को जान से मारकर ही दम लेगा। बिल के साथ हमेशा ही एक सफेद कुत्ता रहता है, लेकिन शहर में बिल और उसके कुत्ते के वांटेड होने के इश्तेहार लग चुके हैं, इसलिए अगर वह कुत्ते के साथ नजर आया तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। तो इसी वजह से उसने मन बना लिया कि अब वो अपने कुत्ते को भी मार डालेगा। लेकिन बिल की इस घटिया हरकत के बारे में उसका कुत्ता पहले ही समझ गया था और उससे पहले कि बिल उसे मारता वो वहाँ से भाग निकला। अब यहाँ पर बिल ओलिवर को मारने के लिए फैगन के पुराने अड्डे पर आता है, लेकिन डॉजर ने जैसे ही बिल को वहाँ पर देखा वो उसे मारने लगा, क्योंकि नैन्सी की इतनी बुरी तरीके से जान लेने की वजह से सभी बिल के ऊपर नाराज थे और इधर बिल का कुत्ता भी उसके अड्डे पर आकर जोर जोर से भौंकने लगा और उस कुत्ते की आवाज सुनकर
वहाँ पर पुलिस और बाकी आसपास के लोग भी पहुँच गए और यहाँ पर डॉयर खिड़की से बाहर निकलकर पुलिस को बताने लगा कि बिल और फैगन यहीं पर हैं। तब यहाँ पर पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और अब बिल को भी लगता है कि उसके पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो वहाँ पर उसने ओलिवर को अपने साथ में ले लिया और वह खिड़की के रास्ते छत पर चढ़ने लगा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, क्योंकि यहाँ पर बिल अच्छी तरह से जानता है कि जब तक ओलिवर उसके साथ है तो पुलिस उसके ऊपर गोली नहीं चलाएगी। और तब यहाँ पर बिल एक मोटी रस्सी को लेकर उसे अपने शरीर पर बांधकर एक घर से दूसरे घर पे छलांग लगाने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर बिल का कुत्ता आ गया और वो वहाँ पर उसके ऊपर भौंकने लगा और जैसे ही बिल देखने के लिए पीछे मुड़ा तो उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा और वह रस्सी उसके गले में फंस गई और वहाँ पर तड़प तड़प कर उसकी वहीं पर मौत हो गई। और ये सब देखकर ओलिवर काफी ज्यादा डर गया और इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ओलिवर को मिस्टर एंड मिसेज ब्राउनलो के घर पे भेज दिया गया है और वापस अपने पुराने परिवार के पास आकर ओलिवर भी काफी खुश है। और उसके वापस आने पर मिस्टर एंड मिसेज ब्राउनलो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और इसके दूसरी तरफ बच्चों से गलत काम करवाने के लिए फैगन को जेल हो गई है। लेकिन एक दिन ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो के साथ फैगन से मिलने के लिए जेल में गया, लेकिन इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद फैगन अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और वो यहाँ पर ओलिवर को देखकर उसे खुशी से गले लगा लेता है। और फैगन को ऐसी हालत में देखकर ओलिवर को काफी तकलीफ हुई, क्योंकि जब उसे गोली लगी थी तो वो फैगन ही था जिसने रात भर जागकर उसकी सेवा की और उसकी देखभाल की और उसकी जान बचाई थी। और वो चाहता था कि फैगन की सजा माफ कर दी जाए। और इसके बाद आखिर में हम देखते हैं ओलिवर रोते हुए मिस्टर ब्राउनलो के साथ जेल से बाहर आता है और इसके दूसरी तरफ फैगन को फांसी देने के लिए पुलिस वहीं पर खड़ी हुई है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।